हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल माई अब गुरु में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज से पैट एग्ज़ाम के आपके कुछ ही समय शेष है और कुछ दिनों बाद आपका पैट एग्ज़ाम है। इसी कड़ी में जो हमारे जीके के मॉडल पेपर की श्रृंखला चल रही है, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अगले मॉडल पेपर के साथ हाजिर हैं, जिसमें आप टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें जीएस, जीके, करंट अफेयर प्लस ये 50 क्वेश्चन ही नहीं होंगे। इन 50 क्वेश्चन में जो आपको व्याख्या मिलेगी चारों ऑप्शंस की, उन व्याख्या को मिलाकर आपके 150 से 200 प्रश्न बनेंगे, जिसे अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि हर एक प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्ज़ाम में आने की चाहत रखता है। इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़ें और इसे नोट करते चलें। तो चलिए चलते हैं, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आपका समय इतना इम्पोर्टेंट है इस समय, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ ही दिन शेष हैं। इसलिए आप कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मैटर मिले पढ़ें। उसी कड़ी में आगे चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है कि किसने एक संस्कृत मुद्राविलेख तथा चांदी के सिक्के निर्गत किए। प्रश्न है आपका, किसने एक संस्कृत मुद्राविलेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। ए ऑप्शन है आपका मोहम्मद बिन कासिम, बी ऑप्शन है आपका महमूद गजनबी, सी ऑप्शन है आपका शेर शाह, डी ऑप्शन है आपका अकबर। बताइएगा आप सभी इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप सभी। तो इसके बारे में बता दूं तो इसका सही आंसर होगा महमूद गजनबी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महमूद गजनबी के जो सिक्के थे, तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू पर उसने कलमा लिखवाया था, कलमा उत्कीर्ण था, और दूसरे सिक्के पर संस्कृत का अभिलेख वर्णित था। महमूद गजनबी की बात करें तो इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये भी आप याद रखिए, 17 बार आक्रमण किया। और इसका सबसे जो प्रख्यात आक्रमण है वो है आपका सोमनाथ मंदिर गुजरात पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण इसका सबसे विख्यात आक्रमण है। अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर 1556 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, 1556 ईस्वी में, और बैरम खां की मदद से। बैरम खान जो था वो अकबर का संरक्षक था, ये भी आप याद रखिए, बैरम खां। और बैरम खां जी के ही पुत्र थे अब्दुल रहीम खान खाना। तो रहीम को जो अकबर के दरबार के प्रमुख कवि थे, तो उन्हें कहते हैं रहीम। तो रहीम जी बैरम खान जी के ही पुत्र थे। शेर शाह की बात करें तो शेर शाह 1540 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, और शेर शाह का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। सासाराम, जो सासाराम कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका बिहार राज्य में। और शेर शाह का मकबरा एकमात्र ऐसा मकबरा है जो झीलों के बीच स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका मकबरा झीलों के बीच स्थित है, तो ये झीलों के बीच स्थित है। याद रखिए आप कि जो शेर शाह का मकबरा है वो कहाँ स्थित है और किसके बीच स्थित है, तो झीलों के बीच स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो शेर शाह के पुत्र ने शेर शाह के मकबरे का निर्माण करवाया था। यहाँ से इतनी चीज़ें आप याद रखिए। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तो ये दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध था, ये किस किस के बीच हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है आपका चोल एवं उत्तर चालुक्य के मध्य, बी ऑप्शन है आपका चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, सी ऑप्शन है आपका चोल एवं होयसल के मध्य, डी ऑप्शन है आपका चोल एवं पांड्य के बीच। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा आप सभी। इस प्रश्न का सही आंसर, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ये मान के चलिए कि जो आपका जो दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट चोल जी साम्राज्य दिया हुआ है, इतिहास के सिलेबस से वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो ये तक्कोलम के युद्ध की बात करें तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 949 ईस्वी। और ये किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपका चोल और राष्ट्रकूटों के बीच।
इसमें राष्ट्रकूटों की विजय हुई थी, राष्ट्रकूट विजयी हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। जो तक्कोलम का युद्ध है इसमें राष्ट्रकूट विजयी हुए थे। और ये राष्ट्रकूटों की तरफ से इसमें कौन लड़ा था, तो ये था नरेश कृष्ण, नरेश कृष्ण, ये भी आप याद रखिए। नरेश कृष्ण राष्ट्रकूटों की तरफ से लड़ा था, नरेश कृष्ण तृतीय। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था। तो प्रारंभिक जैन साहित्य की बात करते हैं तो ये किस भाषा में लिखा गया था। ए ऑप्शन है आपका अर्धमागधी, बी ऑप्शन है आपका पाली, सी ऑप्शन है आपका प्राकृत, डी ऑप्शन है आपका संस्कृत। बताइए आप सभी ये किस भाषा में जैन साहित्य लिखा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, ये डबल हो गया है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न आपका सिंधु सभ्यता से लिया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप सभी कि मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप सभी। ए ऑप्शन है आपका गुफ कराल में, बी ऑप्शन है आपका बुरझोम में, सी ऑप्शन है आपका मारतंड में, डी ऑप्शन है आपका मेहरगढ़ में। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप सभी। तो अगर मैं बात करता हूं बुरझोम की, तो बुरझोम जो हड़प्पा कालीन स्थल था ये आपका कहां था। तो बुरझोम था आपका जम्मू कश्मीर में। ये भी आपको याद रखना है कि बुरझोम जम्मू कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर में। अगर मेहरगढ़ की बात करें हम तो जो मेहरगढ़ है वो था आपका बलूचिस्तान में। ये भी आप याद रख लें, बलूचिस्तान में। और जो मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है वो भी आपका बुरझोम से प्राप्त हुआ है, ये याद रखिए आप यहाँ से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, बी ऑप्शन है आपका सेटलमेंट अधिनियम 1781, सी ऑप्शन है आपका चार्टर्ड अधिनियम 1813 और डी ऑप्शन है आपका पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना बतानी है आप सभी को। अगर मैं बात करता हूँ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, तो इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल, ये याद रखना, गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था आपका वॉरेन हेस्टिंग। ये भी आपको याद रखना है, वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल था। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही 1774 में आपके कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये भी आप याद रखें, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वो थे एलिजा एम्पे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एलिजा एम्पे जी थे। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम से हुई, तो ये हुई थी आपकी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे।
तो आचार्य विनोबा भावे जी कब गिरफ्तार हुए थे ये बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका बारदौली आंदोलन, बी ऑप्शन है आपका चंपारण सत्याग्रह, सी ऑप्शन है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी ऑप्शन है आपका असहयोग आंदोलन। तो किस आंदोलन में आचार्य विनोबा भावे जी गिरफ्तार हुए थे पहली बार? तो आप सभी इसका आंसर कीजिए। तब तक मैं बताता हूं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 से, जो कि महात्मा गांधी जी ने साबरमती से दांडी की यात्रा की थी। साबरमती से दांडी तक की यात्रा में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो शुरुआत हुई थी साबरमती से और पहुंचे थे कब, कहाँ? दांडी। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी आंदोलन में आचार्य विनोबा भावे पहली बार गिरफ्तार हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। ए ऑप्शन है आपका 13 अप्रैल 1918, बी ऑप्शन है 13 अप्रैल 1917, सी ऑप्शन है आपका 13 अप्रैल 1919, डी ऑप्शन है आपका 13 अप्रैल 1916। तो जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? काफ़ी आसान प्रश्न है क्योंकि आप सभी को पता होगा। तो ये कब हुआ था? अगर मैं बात करूं जलियांवाला नरसंहार की, तो उस बाग में लगभग 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और इसमें गोली किसने चलवाई थी? तो जनरल ओ डायर ने। जनरल ओ डायर ने, ये भी आप याद रखें, जनरल ओ डायर ने गोलियां चला दी थी, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। और ये लोग इकट्ठे क्यों हुए थे? तो पंजाब के 2 नेता थे, एक थे डॉक्टर सत्यपाल मलिक, डॉक्टर सत्यपाल, और दूसरे थे सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में ये लोग जलियांवाले बाग में एक सभा कर रहे थे। तो इस सभा में जनरल ओ डायर ने कहने पर जनरल आर डायर ने गोलियां चला दी, जो कि निहत्ती भीड़ थी। जनरल आर डायर ने गोलियां चलवा दी। और ये घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। यहाँ से याद रखिएगा कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के विरोध में जो गिरफ्तारी हुई थी। और ये जलियांवाला बाग है कहाँ पे, ये भी याद रखिए। तो ये है आपका अमृतसर में, अमृतसर में, यहाँ से भी याद रखिए। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो ए ऑप्शन है आपका 1909 ईस्वी, बी ऑप्शन है आपका 1910 ईस्वी, सी ऑप्शन है आपका 1911 ईस्वी, डी ऑप्शन है आपका 1912 ईस्वी। तो बंगाल विभाजन की बात करें तो ये हुआ कब था? तो ये हुआ था आपका 1905 में। किसने किया था? तो ये किया था कर्जन ने। बंगाल का गवर्नर था कर्जन, उसने बंगाल विभाजन किया था। और इसे रद्द कब कर दिया गया था? तो वो आपको बताना है कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था। तो ये किया गया था सन 1911 ईस्वी में, जब इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए थे। तो उन्होंने ही बंगाल विभाजन को दिल्ली, जो 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार, इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बना दी गई थी। सन 1912 में भारत की राजधानी, इसी 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार के तहत 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से क्या बन गई थी? दिल्ली। यहाँ से याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। बताओ, हमारा अगला प्रश्न है कि महलवाड़ी प्रथा किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था?
जो माहलवाड़ी प्रथा है तो किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? ए ऑप्शन है आपका कृषकों के साथ, बी ऑप्शन है आपका जमींदारों के साथ, सी ऑप्शन है आपका जमींदारों व कृषकों के साथ साझा रूप से, और डी ऑप्शन है आपका ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। माहलवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो महाल का अर्थ क्या होता है? तो महाल का अर्थ होता है गांव, जिसमें इस व्यवस्था में संपूर्ण गांव का प्रतिनिधित्व होता था। और ये माहलवाड़ी प्रथा स्टार्ट कब हुई थी? तो ये हुई थी 1833 में, जिसे हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था। यहाँ से आपको याद रखना है, हॉल्ट मैकेंजी ने, इसका नाम भी याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ग्राम के समग्र समुदाय के रूप में इसका प्रतिनिधित्व हुआ था। और इसी में आपको एक बात और याद रखनी है, एक थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी ये कब शुरू हुई थी वो भी बताना है आपको। इसकी शुरुआत किसने की थी वो भी बताना है आपको, शुरुआत किसने की थी। और एक और थी आपकी, कौन सी थी? जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था वो भी आपको बतानी है कि इसकी कब शुरुआत हुई थी और किसने शुरुआत की थी। तो जो आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये थी आपकी 1792 ईस्वी में, और इससे शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी टॉमस मुनरो ने, ये याद रखिए। जमींदारी व्यवस्था की बात करें तो ये हुई थी 1793 ईस्वी में, किसने शुरुआत की थी? कॉर्नवालिस ने। आपके एग्ज़ाम के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप इसकी याद कर लें कि ये किसने शुरुआत की थी, कब शुरुआत की थी, बस इतना इनफ है। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो 1792 में, जमींदारी व्यवस्था 1793 में कॉर्नवालिस ने शुरू की थी, और माहलवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी ने 1833 में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है? अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से पूछा है इसमें। तो इसमें कई बच्चे गलत भी करेंगे क्योंकि उन्होंने रटाया है कि नील नदी सबसे लंबी नदी है। ए ऑप्शन है आपका नील नदी, बी ऑप्शन है अमेजन नदी, सी ऑप्शन है कांगो नदी, और डी ऑप्शन है मिसिसिपी मिसौरी नदी। इसीलिए नील नदी यहाँ पे एक ऑप्शन ए में रखा गया है क्योंकि काफ़ी बच्चे गलत करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अमेजन नदी। अगर सबसे लंबी नदी केवल पूछे तो हो जाएगी आपकी नील नदी जो कि सबसे लंबी नदी है। अगर अपवाह के क्षेत्र की बात करें तो अमेजन हो जाएगी क्योंकि इसका जो अपवाह है वो सबसे ज़्यादा है। कांगो नदी की बात करें तो ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ये भी आपको याद रखना है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। अगर मिसिसिपी मिसौरी नदी की बात करें तो ये उत्तर अमेरिका की नदी है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की, ये भी याद रखिए। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधान यामोत्तर ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत यानी कि भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। इसमें पूछा गया है कि एक तो है प्रधान यामोत्तर रेखा जो कि 0 डिग्री देशांतर है, और एक है विषुवत रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो ये जो बिंदु है आपका, ये दोनों बिंदु एक दूसरे को जब काटते हैं तो वो किस स्थान पर काटते हैं वो आपको पूछा गया है। ये हो गई आपकी 0 डिग्री और ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर। तो ए ऑप्शन है आपका अंडमान महासागर, बी ऑप्शन है घाना, सी ऑप्शन है मोरक्को और डी ऑप्शन है प्रशांत महासागर। तो ये दोनों जब एक दूसरे को काटती हैं तो ये काटती हैं कहाँ? ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट बगल में है आपका अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? तो अटलांटिक महासागर के बगल में क्या है? अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं अंध महाद्वीप। ये भी याद रखिए क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है, जो यहाँ के देश हैं वो काफ़ी पिछड़े देश हैं, गरीब देश हैं, इसलिए इसे अंध महाद्वीप कहते हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल किसी का विकास नहीं है। जैसे गांव में हर चीज़ का विकास नहीं हो पाता, बिल्कुल गांव जैसी जनसंख्या है यहाँ पर।
तो यहाँ पे इसे अंध महाद्वीप कहने के कारण ही अटलांटिक महासागर को भी अंध महासागर कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अंध महासागर। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में मानसून के समय महीने कौन से हैं। तो आपसे पूछा गया है कि तमिलनाडु में जो मानसून आता है वो कब आता है। तो ए ऑप्शन है आपका मार्च अप्रैल, बी ऑप्शन है आपका जून जुलाई, सी ऑप्शन है आपका सितंबर अक्टूबर, डी ऑप्शन है आपका नवंबर दिसंबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप सभी। जो तमिलनाडु में आपका मानसून आता है वो तमिलनाडु को जो वर्षा होती है उस मानसून को कहते हैं लौटता हुआ मानसून। ये याद रखिए, लौटता हुआ मानसून। और ये लौटता हुआ मानसून कब आता है, तो ये सर्दियों में आता है, शीत ऋतु में। तो इसमें शीत ऋतु में कौन सा ऑप्शन है, तो वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, नवंबर दिसंबर में। और ये जो लौटता हुआ मानसून का उद्गम होता है जो उत्तर भारत में इसकी बारिश होती है, उत्तर भारत में, तो इसे कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। ये याद रखिए आप, पश्चिमी विक्षोभ। और यही तमिलनाडु में भी बारिश कराता है नवंबर दिसंबर में लौटते हुए मानसून के रूप में। तो तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, इस इलाके में जो बारिश होती है इसे कहते हैं लौटते हुए मानसून से, और होती किससे है, पश्चिमी विक्षोभ से। याद रखिएगा आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं। तो उत्तर प्रदेश से किसकी सीमा मिलती है वो बताना है आपको। नंबर 1 में दिया है आपका पंजाब, नंबर 2 में राजस्थान, नंबर 3 में छत्तीसगढ़ और नंबर 4 में झारखंड। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में आपका 1, 2, 3 और 4 चारों मिलते हैं उत्तर प्रदेश से, बताइएगा आप सभी। बी ऑप्शन में दिया है 2, 3 और 4, क्या 2, 3, 4 मिलते हैं। सी ऑप्शन में 1 और 4 और डी ऑप्शन में 1 और 3। तो जितने में 1 है वो तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हमारे पंजाब की सीमा नहीं मिलती है। तो ए ऑप्शन भी नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, और सी ऑप्शन भी नहीं होगा और डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, 2, 3 और 4। उत्तर प्रदेश से हमारी राजस्थान की भी सीमा मिलती है, छत्तीसगढ़ की भी सीमा मिलती है और झारखंड की भी सीमा मिलती है। और यहाँ पे एक राज्य और है बिहार, बिहार की भी सीमा मिलती है, जो कि हमारा सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र। ये 4 राज्यों से सीमा बनाता है। एक तो हो गया झारखंड, दूसरा बिहार, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये 4 राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न से चलने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है माई अप गुरु, इस पर आपके पीटी एग्ज़ाम की बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कराई जा रही है। जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं, वो प्रश्न सीधे एग्ज़ाम में छपने वाले प्रश्न हैं। वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, मैथ के हों, जीएस के हों, या फिर स्टैटिक जीके के हों, या करंट अफेयर के हों, तो आपको सभी टॉपिक की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस अलग अलग समय पर कराई जा रही है। तो आप भी निश्चित इसी से जुड़ें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो जब भी अपलोड होती है तो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकें। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं। ये फिर दोबारा टाइप हो गया लगता है, ये डबल हो गया प्रश्न, पहले भी यही था, पहले भी था। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही। तो 2001 से 2011 की अवधि में पूछी है। तो इसका ए ऑप्शन है आपका 20.46%, बी ऑप्शन है आपका 20.09%, सी ऑप्शन है 22.19% और डी ऑप्शन है 18.69%। तो ये एक बार मैं करा चुका हूँ मॉडल पेपर में ही। तो इसका सीधा सा सही आंसर हो जाएगा 20.09%। याद रखिए आप सभी।
अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, ये फिर से दोबारा टाइप हो गया। अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज, सेज किसे कहते हैं, SEZ, सेज नीति घोषित की गई थी तो किस वर्ष में विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसे कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज किस वर्ष घोषित हुआ था? ए ऑप्शन है आपका अप्रैल 2000 में, बी ऑप्शन है अप्रैल 2001 में, सी ऑप्शन है अप्रैल 2002 में और डी ऑप्शन है अप्रैल 2003 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अप्रैल 2000 में। ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है वो बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका सेवाओं का निर्यात, बी ऑप्शन है प्रतिबंधित सामान का निर्यात, सी ऑप्शन है आपका अलिखित सामान का निर्यात और डी ऑप्शन है आपका तस्करी से सामान का निर्यात। तो अदृश्य निर्यात क्या होता है? अदृश्य निर्यात ये होता है कि जैसे हम किसी टेक्नोलॉजी का निर्यात करते हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसे हम देख नहीं सकते, और अगर हम किसी वस्तु का निर्यात करेंगे तो उसे हम देख सकते हैं। तो अदृश्य निर्यात क्या होता है? टेक्नोलॉजी का निर्यात। और टेक्नोलॉजी किस क्षेत्र में आती है? तो सेवाओं के क्षेत्र में, सेवाओं के क्षेत्र में आती है। तो अदृश्य निर्यात का अर्थ हो जाएगा सीधा आपका सेवाओं का निर्यात। ए ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना, यहाँ स्थापना था कट गया है तो यहाँ था बना लीजिएगा। तो इसकी स्थापना, खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी सन 1960 में, ये याद रखिए आप। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भी याद रखिए, वो है मुंबई में, मुंबई में। तो 1960 के दौरान हमारी कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, वो थी आपकी 1951 से 56 तक, और दूसरी जो थी वो थी आपकी 1956 से 1961 तक। तो जो खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1960 में। तो ये किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। सी ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है आपका धातुओं के व्यापार से, बी ऑप्शन है आपका ऋण पत्रों के व्यापार से, सी ऑप्शन है आपका सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से और डी ऑप्शन है आपका शस्त्रों के व्यापार से, शस्त्रों के व्यापार से। बताना है आप सभी को कि इसका सही आंसर क्या होगा। जो बात करूं मैं कि गिल्ट एज्ड बाजार की, तो ये बाजार क्या होता है? ये बाजार होता है कि इसमें जो गिल्ट एज्ड बाजार में होता है तो वो जो कम जोखिम वाली वस्तुएं होती हैं, जो कम जोखिम वाली वस्तुएं उनके निर्यात से होता है, कम जोखिम वाली वस्तुओं के निर्यात से। याद रखना है आप सभी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, वस्तुओं के निर्यात से। तो कम जोखिम वाली वस्तुएं कौन सी होंगी? वो होगी आपकी सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, क्योंकि जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं वो कम जोखिम वाली होती हैं और इनका जो निर्यात भी हो सकता है वो आसानी से हो सकता है, क्योंकि इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की नीति NITI नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है, में नीति का पूर्ण रूप क्या है? तो नीति का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, तो बताना है आप सभी को। आपके 4 ऑप्शन हैं, आप पढ़िएगा। तब तक मैं आपको नीति आयोग के बारे में बता देता हूँ।
तो जो नीति आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। और इसकी स्थापना किसके स्थान पर हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। ये भी याद रखिए। इसके स्थान पर ही हमारी वर्तमान सरकार माननीय मोदी जी की सरकार ने नीति आयोग बनाया और नीति आयोग की स्थापना कर दी 1 जनवरी 2015 को। तो इसका पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ से इतनी जानकारी आप याद रखिए क्योंकि आपके एग्जाम के रिलेटेड ये जानकारी पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें क्या है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें जो सही उत्तर है उसका चयन करना है आप सभी को कि इसमें सही उत्तर क्या है। तो देखते हैं। ए ऑप्शन है हमारा कि सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं। आप ही बताइए कि सभी व्यक्ति बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं बन सकते। अगर आप कहेंगे कि पंचायती राज का जो सदस्य बन सकता है वो कौन बन सकता है? जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और 21 वर्ष या 18 वर्ष से नीचे का जो व्यक्ति है वो तो हमारे पंचायती राज का सदस्य नहीं बन सकता। और वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष पर मिलता है हमें, और पंचायती राज का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष। तो ये आंसर तो होगा नहीं। तो अगले प्रश्न पे चलते, अगले आंसर पे चलते हैं। बी ऑप्शन में दिया है आपका कि वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता हो। जो राज्य विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता न रखता हो तो वो पंचायती राज का भी सदस्य नहीं बन सकता, क्योंकि जो पंचायती राज का सदस्य वही बन सकता है जो राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगले ऑप्शन पे चलते हैं हम। हमारा अगला ऑप्शन है कि 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह हैं। तो ये भी आंसर नहीं होगा हमारा, क्योंकि पंचायती राज की सदस्यता के लिए आयु कितनी दे रखी है? वो दे रखी है आपकी 21 वर्ष। तो अगले ऑप्शन पे चलते हैं जो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि आपके 3 ऑप्शन तो ऊपर गलत ही हो चुके हैं, तो चौथा तो अपने आप सही हो जाएगा। फिर भी पढ़ लेते हैं। तो चौथे ऑप्शन में दिया है आपका कि वे व्यक्ति जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों, पंचायती राज की सदस्यता के लिए योग्य हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि इसमें तीनों ऑप्शंस की व्याख्या की गई है। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, इस स्लाइड में 2 प्रश्न हैं आपके, दोनों प्रश्न आपको बताने हैं। दोनों प्रश्न बताना है आप सभी को। पहला प्रश्न है आपका कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निश्चय कौन करता है? तो ए ऑप्शन है आपका वित्त मंत्री, बी ऑप्शन है राज्यसभा का सभापति, सी ऑप्शन है भारत का उपराष्ट्रपति, डी ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष। तो कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? इसमें सांसद की अयोग्यता के संबंध में दिया गया है कि अगर कोई सांसद लोकसभा में बिना किसी अनुमति के अनुपस्थित रहता है, वो लोकसभा में संसद के सदनों में भाग नहीं लेता है, जो संसद के अधिवेशन होते हैं उनमें भाग नहीं लेता है, तो कितने दिन तक वो बाहर रहे जिससे वो अयोग्य घोषित हो सकता है? तो ए ऑप्शन है आपका 30 दिन, बी ऑप्शन है 60 दिन, सी ऑप्शन है 90 दिन और डी ऑप्शन है 120 दिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप सभी। आपको समय देता हूं 10 सेकेंड। इसका सही ऑप्शन बताइए, इसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 दिन। बी ऑप्शन आपका सही है कि अगर कोई सांसद 60 दिन तक बिना किसी अनुमति के
जो लोकसभा का अध्यक्ष की अनुमति होती है उसकी बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है तो 60 दिन तक तो उसकी छूट है। 60 दिन के बाद उसकी जो सांसद की योग्यता है वो अयोग्य हो जाएगी और वो संसद का सदस्य नहीं रहेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। विधि के शासन के प्रमुख लक्षण बताना है आप सभी को। नंबर 1 दिया रखा है आपको शक्तियों का परिसीमन। नंबर 2 में है विधि के समक्ष समता। नंबर 3 में है सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व। और 4 नंबर है आपका स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। उसके बाद आपको कूट भी दिए रखे हैं। तो एक ए ऑप्शन में है 1 और 3, बी ऑप्शन में है 2 और 4, और सी ऑप्शन में है 1, 2, 4 और डी ऑप्शन में है 1, 2, 3 और 4। इसका आंसर क्या होगा बताइए आप सभी। तो इसका आंसर होगा शक्तियों का परिसीमन, ये भी है। विधि के समक्ष समता, ये भी है। विधि के समक्ष समता से तात्पर्य ये है कि भारत के अंदर जितने भी नागरिक हैं वो न्यायालय के समक्ष सभी समान हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हो। यहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर सभी सदस्य जितने भी भारत देश में हैं वो सभी विधि के समक्ष समान हैं। कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा। आगे सी में है तीसरे नंबर पर सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये नहीं होगा। सरकार के प्रति किसी का जन उत्तरदायित्व नहीं होता, बल्कि सरकार का जन उत्तरदायित्व होता है जनता के प्रति। बल्कि सरकार इसमें दिया रखा है किसका, कि जनता का सरकार के प्रति, तो ये उल्टा है। चौथा ऑप्शन है आपका स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। बिल्कुल हमारे संविधान में स्वतंत्रता भी है और नागरिक अधिकार भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 1, 2 और 4। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें भी स्लाइड में हमारे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है। ए ऑप्शन है आपका स्विट्जरलैंड का संविधान, बी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, सी ऑप्शन है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 और डी ऑप्शन है आपका कनाडा का संविधान। यहाँ भारतीय संविधान के सर्वाधिक ऋणी होने से तात्पर्य ये है कि सबसे ज़्यादा तत्व जो हैं वो संविधान में कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं या किस अधिनियम से लिए गए हैं, वो आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा तत्व किस अधिनियम से लिए गए हैं, वो लिए गए हैं आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से। यहाँ से लगभग 250 से अधिक अनुच्छेद लिए गए हैं, 250 से अधिक अनुच्छेद, ये याद रखना है आपको। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका, रक्त होता है, रक्त क्या होता है। ए ऑप्शन है आपका एक संयोजी ऊतक, बी ऑप्शन है एक उपकला ऊतक और सी ऑप्शन है आपका इनमें से दोनों और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ज़्यादातर बच्चे गलत करेंगे क्योंकि बोथ दिया रखा है। बोथ अगर उपरोक्त सभी अगर क्वेश्चन में दिया है तो ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम वही मानेंगे। तो तभी जब तक क्वेश्चन की कंप्लीट जानकारी नहीं होती है तो हम लोग ये क्वेश्चन में मार देते हैं ऑप्शन, जैसे A+B दे दिया तो हाँ मार दिया, कोई क्वेश्चन की जानकारी हो ना हो। तो ऐसे क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें ध्यान से पढ़ें और इनकी जानकारी भी इकट्ठी करें कि कौन सा नहीं हो सकता। सबसे पहले तो ये, तो अगर रक्त की बात करें तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक तो इसमें दिया रखा है तो ये तो सही हो जाएगा। और रक्त का जो pH होता है वो होता है आपका 7.4, ये भी याद रखिए। और रक्त कैसा होता है, 7.4 अगर pH है तो हल्का क्षारीय होगा। कैसा होगा, हल्का क्षारीय, क्योंकि ज़्यादा क्षारीय नहीं होगा। 7.4, 7 पे तो उदासीन होता है कोई विलयन, और 7 से ऊपर बढ़ता है तो क्षारीय होता है। और 7 से अगर कम किसी का pH है तो वो कैसा होगा, तो वो एसिडिक होगा, अम्लीय। ये भी याद रखिए, 7 से कम pH वाले अम्लीय होते हैं और 7 से अधिक pH वाले क्षारीय होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। तो
तीन प्रकोष्ठ किस में होते हैं वो बताना है। ए ऑप्शन है आपका बंदर, बी ऑप्शन है आपका मगर, सी ऑप्शन है मछली और डी ऑप्शन है मेढक। अगर मैं बात करूं मानव की, तो मानव में कितने प्रकोष्ठ होते हैं बताइए आप सभी। तब तक मैं इसका आंसर करता हूं। तो जो 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है वो होता है आपके मेढक में, और मेढक किस में आता है, ये आता है उभयचर में, उभयचर प्राणियों में। और मेढक में 3 प्रकोष्ठ का हृदय पाया जाता है। मानव की बात करें तो इसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रकोष्ठ किस में होते हैं, तो वो होते हैं कॉकरोच में। कॉकरोच में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, वो होते हैं 13। इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिए, कॉकरोच में 13 प्रकोष्ठ वाला या 13 कक्षों का हृदय पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, इस स्लाइड में भी 2 प्रश्न है हमारे। इसमें पहला प्रश्न है कि भारी जल है एक, क्या है भारी जल। ए ऑप्शन है आपका शीतलक, बी ऑप्शन है आपका मंदक, सी ऑप्शन है आपका एक प्रकार की औषधि और डी ऑप्शन है एक प्रकार का ईंधन। तो भारी जल क्या है, तो ये एक प्रकार का मंदक है। भारी जल के साथ ही ग्रेफाइट को भी मंदक के रूप में यूज करते हैं, ये भी याद रखिए। जो ग्रेफाइट है ये कार्बन का अपर रूप है, ये भी याद रखिए। ग्रेफाइट और भारी जल को परमाणु रिएक्टरों में या भारी मशीनों में मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि घरेलू बिजली का तार आधार रूप से या आधार रूप में कैसे हैं। तो घरेलू बिजली के तार होते हैं जिसमें धारा प्रवाहित होती है, वो किस प्रकार से धारा प्रवाहित होती है वो बताना है आपको। ए ऑप्शन है आपका श्रेणीबद्ध संयोजन, बी ऑप्शन है समांतर संयोजन, सी ऑप्शन है श्रेणीबद्ध और समांतर संयोजन दोनों, और डी ऑप्शन है प्रत्येक कक्ष में श्रेणीबद्ध संयोजन और दूसरी जगह या जगह दूरी समांतर संयोजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर बताएं आप सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समांतर संयोजन। अगर समांतर क्रम की बात करें तो इसमें वोल्टेज समान रहता है, ये भी याद रखिए, वोल्टेज समान। अगर मैं बात करूं श्रेणी संयोजन की तो इसमें धारा समान रहती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए याद रखिए श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, और घरेलू बिजली के जो तार होते हैं वो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये मैं पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूँ, जो कि हमारे जीके के मॉडल पेपर आगे पहले हो चुके हैं, उनमें मैं करा चुका हूँ कि डेसिबल किसे मापने में प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चूँकि ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ तो इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इस पर ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें कथन और कारण दिए गए हैं। तो कथन क्या है कि दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर से परे है। परे का मतलब क्या है कि स्वीकार्य स्तर से ज़्यादा है। ऐसे ही शब्द कभी कभी आपको एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, तो इसी के लिए आप जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक शब्द का अर्थ बताया जाएगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आते हैं, कैसे आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है। इसलिए हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएंगे और आपकी तैयारी उस स्तर तक पहुँचाएंगे जिस स्तर तक आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि सिलेक्शन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। हम जो आपके साथ हैं वो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर तक हैं। एग्ज़ाम सेंटर में आपको इतना धैर्य रखना है और धैर्य से पेपर देना है, क्योंकि वहाँ सिर्फ आपका दिमाग रहेगा और आप रहेंगे। आप प्रश्नों का आंसर किस तरीके से कर रहे हैं, उन प्रश्नों को किस माइंड से ले रहे हैं, वो सब आपकी जिम्मेदारी है। एग्ज़ाम सेंटर के बाहर तक तो हम आपको पढ़ा सकते हैं, क्योंकि क्लास में पढ़ाएंगे तो आप पढ़ेंगे, और आपने अगर यहाँ पर ध्यान से पढ़ा तो आप निश्चित तौर पर ही एग्ज़ाम सेंटर में अच्छा करके आएंगे। एग्ज़ाम सेंटर में एक बात और याद रखनी चाहिए कि जो कि प्रश्नों के पढ़ने का तरीका होता है वो बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि एक शब्द अगर आपसे मिस हुआ प्रश्न का तो आपका प्रश्न तो सीधा गलत होगा ही, और उस प्रश्न के साथ जो 0.25
की नेगेटिव मार्किंग है तो वो भी होगी, तो आपका 1.25 नंबर कटेगा। एक प्रश्न गलत होने पर 1.25 नंबर खत्म। तो इसलिए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ें। इसका सही आंसर दीजिएगा। इसका क्या होगा? तो इसका क्या है कि दिल्ली में प्रदूषण और वायु का गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर से परे है, मतलब ज़्यादा है। यह उद्योगों और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण का कारण है। जो प्रदूषण दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, जो स्वीकार्य स्तर है उससे ज़्यादा है, तो ये किससे बड़ा है? उद्योगों और वाहनों द्वारा। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो कथन में दिया रखा है वही सत्य है। कथन में दिया रखा है जो वही लाइन सत्य है, उसी के आधार पर ही हमें बनाना है क्वेश्चन। तो कार्रवाई हम क्या कर सकते हैं? तो 1 नंबर कार्रवाई है कि वाहनों को क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाने के लिए समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। विषम और सम दिन क्या? इसमें ऑड इवन, ऑड और इवन, जो कि अभी जो केजरीवाल जी की सरकार है उन्होंने ऑड इवन फार्मूला जब शुरुआत में आई थी तो उन्होंने फार्मूला ये लागू किया था कि ऑड नंबर वाले ऑड दिन चलेंगे और इवन नंबर वाले वाहन इवन नंबर चलेंगे। तो ये फार्मूला काफ़ी कारगर हुआ था और वायु गुणवत्ता सूचकांक में जो प्रदूषण स्तर है उसमें कमी भी आई थी। तो ये तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले की। तो अगला क्या है? सरकार को नए कारखानों और वाहनों के पंजीकरण को रोकना चाहिए। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? ये इसलिए नहीं हो सकता कि अगर कारखाने और वाहनों का पंजीकरण रोक देंगे तो क्या जो आदमी दूसरा जो वाहन लेना चाहता है तो वो वाहन ही नहीं लेगा, तो वो पैदल ही चलेगा क्या? अगर कारखाने बंद कर देंगे और कारखानों में जो उत्पादन होता है वो बंद हो जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें नेगेटिव चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेगेटिव आपको नहीं हो सकता, ये याद रखना है। जो भी होगा पॉजिटिव होगा। इसमें क्या है कि वाहनों को ऑड इवन चलाना है, वाहनों को बंद नहीं करना है, तो ये सही हो गया। और यहाँ क्या है? पंजीकरण रोकने की बात कही है, प्रतिबंधित करने की बात कही है, तो ये नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, केवल एक अनुसरण करती है। तो ऐसे प्रश्न भी आपको बहुत ध्यान से करने हैं। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव भी ध्यान रखना है और जो प्रश्न में दिया रखा है उसी के आधार पर आपको आंसर देना है। सॉरी, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित है? तो सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित किताब बतानी है आप सभी को, तो वो कौन सी है? ए ऑप्शन है आपका द ब्रोकन विंग, बी ऑप्शन है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, सी ऑप्शन है आपका द गोल्डन वर्ड और डी ऑप्शन है द बर्ड ऑफ टाइम। तो इसका आंसर बताना है आप सभी को। तो इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या पढ़ना है? वो पढ़ना है नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें पूछा है कि सरोजिनी नायडू द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है। तो नहीं लिखी गई है का मतलब है कि इसमें 3 लिखी गई हैं और 1 नहीं लिखी गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो बताइए आप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द गोल्डन वर्ड। ये पुस्तक सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखित है। बाकी द ब्रोकन विंग्स, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, ये तीनों पुस्तकें सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई हैं और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ये नहीं लिखी गई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम की बात करें तो किस राज्य से है? ए ऑप्शन है आपका उड़ीसा, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। ये जो नृत्य है ये क्या है? भारत का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। और शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? वो हैं आपके 8। अगर 8वें शास्त्रीय नृत्य की बात करें ये कौन सा है? तो ये है आपका सत्रिया नृत्य, ये भी याद रखिए, सत्रिया नृत्य। और ये 8वां शास्त्रीय नृत्य है और अंतिम है। और ये किस राज्य का है? तो ये है असम राज्य का, असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है 8वां। और मोहिनी अट्टम की बात करें तो मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका केरल का। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु का क्या है? ये है भरतनाट्यम, ये भी आप याद रखिए।
क्योंकि शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करें ओडिशा की तो यहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा ओडिसी, क्योंकि ये तो याद करने में आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ओडिशा से ओडिसी हो गया। और कर्नाटक का क्या है, यक्षगान, ये याद रखना है आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि कर्नाटक का नृत्य कौन सा है। तो कर्नाटक का है यक्षगान, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, केरल का मोहिनीअट्टम, ओडिशा का ओडिसी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ एक बार मॉडल पेपर में, मुझे याद है। तो ए ऑप्शन है आपका मीथेन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है जलवाष्प और डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए इस पर ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये वायुमंडल में 78% सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि परितंत्र के दो मूल घटक हैं। परितंत्र का मतलब यह है कि हमारा वातावरण के दो मूल घटक कौन कौन से हैं वो बताना है आपको। ए ऑप्शन है आपका पौधे और प्राणी, बी ऑप्शन है जीवीय और अजीवीय, सी ऑप्शन है पौधे और प्रकाश और डी ऑप्शन है घास पात और सूक्ष्म जीव। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो परितंत्र के जो परितंत्र है, परितंत्र की बात करते हैं तो परितंत्र को कहते हैं क्या, इकोसिस्टम। इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो इसकी सर्वप्रथम खोज की थी या इसको नाम दिया था एजी टांसले जी ने। ये याद रखिए यहाँ से, कब दिया था, तो ये दिया था आपका 1935 ईस्वी में, परितंत्र नाम दिया था एजी टांसले ने। और इसके दो मूलभूत घटक हैं, वो हैं आपके जीवीय और अजीवीय, जैविक और अजैविक। जैविक घटक में कौन सा आता है, जो जीव जंतु हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, जिन्हें जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वे जैविक घटक में आते हैं। और जिन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, जो निर्जीव हैं, वो अजैविक घटक में आते हैं। जैविक घटक में आएंगे आपके सजीव, ये भी याद रखना है, और अजीविक घटक में आएंगे आपके निर्जीव। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा कि पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है। ये आपके जो टॉपिक है, आपके टॉपिक में स्टैटिक जीके में एक पार्ट दिया है, राज्य राजधानी एवं भारत के केंद्र राज्य प्रदेश, तो उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है बताना है आपको। ए ऑप्शन है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, बी ऑप्शन है आपका दादर व नगर हवेली की, और सी ऑप्शन है आपका पुडुचेरी की, और डी ऑप्शन है आपका लक्षद्वीप की। तो इनमें से पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है। अगर मैं बात करता हूँ अंडमान निकोबार की, तो इसमें मैं बता चुका हूँ स्टैटिक जीके में, जो कल की क्लास हुई थी आपकी स्टैटिक जीके में। तो यहाँ कितने द्वीप हैं, तो यहाँ अंडमान में 550 प्लस निकोबार में 22, टोटल कितने द्वीप हैं, 572 द्वीप। और पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है, वो है आपकी अंडमान निकोबार की राजधानी। और अगर मैं बात करता हूँ दादर व नगर हवेली, तो दादर व नगर हवेली और दमन और दीव, दमन प्लस दीव, दोनों का विलय हो गया है और दोनों की राजधानी क्या है, तो वो है दोनों की राजधानी दमन। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है। और लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो ये है कावारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है, यहाँ से ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। कौन सी भूमि जो है वो किसी की देश के स्वामित्व में नहीं है। ए ऑप्शन है आपका वानुआतू, बी ऑप्शन है अंटार्कटिका, सी ऑप्शन है ग्रीनलैंड और डी ऑप्शन है सोलोमन द्वीप समूह। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो बताइएगा। सीधा सा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका, क्योंकि ये स्वयं में एक महाद्वीप है और इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। श्वेत महाद्वीप क्यों कहते हैं सर, श्वेत महाद्वीप कहते हैं इसे बर्फ के कारण, इसमें बर्फ के कारण इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं।
और अंटार्कटिका किसी के स्वामित्व में नहीं है। बाकी ये सारे द्वीप स्वामित्व में है। ग्रीनलैंड किसके स्वामित्व में है? तो ये है डेनमार्क के स्वामित्व में। और डेनमार्क की अगर राजधानी पूछे तो ये क्या है? ये है आपकी कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, ये भी आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो ए ऑप्शन है आपका 10, बी ऑप्शन है आपका 22, सी ऑप्शन है आपका 12 और डी ऑप्शन है आपका 9। तो ये क्वेश्चन भी मैं बता चुका हूँ मॉडल पेपर में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। जो चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे बड़े मंदिरों में से एक मंदिर कौन सा है? तो बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका पातालेश्वर, बी ऑप्शन है भैरव, सी ऑप्शन है दूधनाथ और डी ऑप्शन है कैलाश मंदिर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर। जो कैलाश मंदिर है वो दुनिया के सबसे बड़े पत्थर से काटकर बनाया गया मंदिर है, जो कि कहाँ है? ये है आपका महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कहाँ पर है? एलोरा की गुफाओं में। ये भी आपको याद रखना है। जो कैलाश मंदिर है वो एलोरा की गुफाओं में है। और ये किसे समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। ये भगवान शिव का मंदिर है, यहाँ से ये याद रखिएगा। और इसे किसने बनवाया था? तो इसे बनवाया था राष्ट्रकूटों ने। ये भी याद रखिए, राष्ट्रकूट आपके सिलेबस में है, तो राष्ट्रकूटों ने इसे बनवाया था, यहाँ से आप याद रखिए। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किस राज्य केंद्र शासित राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है? तो देश में कार्बन न्यूट्रल का जो पीएम मोदी ने लक्ष्य रखा है वो रखा है आपका 2047 तक। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में पीएम मोदी ने कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य कब रखा है, कब तक का? 2047 तक का रखा है, याद रखिए। तो जो पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है वो कौन सी बनी है आपको बताना है। तो जो अभी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया गया था, 24 अप्रैल को क्या होता है? पंचायती राज दिवस होता है। तो इसमें जम्मू कश्मीर की पंचायत को, और जम्मू कश्मीर की कौन सी पंचायत? पल्ली पंचायत। ये भी आपको याद रखना है कि कौन सी पंचायत? पल्ली पंचायत को कार्बन न्यूट्रल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि बागसीर क्या है? बागसीर क्या है? तो बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका पनडुब्बी, बी ऑप्शन है आपका मिसाइल, सी ऑप्शन है रॉकेट सिस्टम और डी ऑप्शन है विमान वाहक पोत। तो बागसीर क्या है? तो बागसीर एक प्रकार की पनडुब्बी है। ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया? तो डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र परियोजना का शुभारंभ किस महाविद्यालय में या किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो इसका आंसर आप सभी बताइएगा। ए ऑप्शन है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन है आपका छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन है आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय और डी ऑप्शन है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। BHU में डॉक्टर BR अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना की शुभारंभ किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया? तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि UPSSC की अभी पिछली जो 2 परीक्षाएं हुई हैं उन दोनों परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है कि
उत्तर प्रदेश की किस जिले में पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया? ए ऑप्शन है आपका मुरादाबाद, बी ऑप्शन है आपका रामपुर, और सी ऑप्शन है आगरा, और डी ऑप्शन है आपका गोरखपुर। तो देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन रामपुर में। और रामपुर में कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये किया गया पटवई ग्राम पंचायत। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, आपसे हो सकता है ये ग्राम पंचायत ही पूछ ले। तो पटवई ग्राम पंचायत में ये स्थापित किया गया है देश का पहला अमृत सरोवर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से के रूप में 10 अप्रैल 2022 को गुजरात में किस स्थान पर भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया गया? तो इसका सही आंसर बताना है आपको। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए ऑप्शन हो जाएगा कच्छ, बी ऑप्शन पोरबंदर, सी ऑप्शन जूनागढ़, और डी ऑप्शन नडावेट। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नडावेट। ये जो सीमा दर्शन परियोजना है ये गुजरात की नडावेट में स्थापित की गई है। और इस परियोजना को किसने इसका लोकार्पण किया? तो ये किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। अमित शाह जी ने कब किया? 10 अप्रैल 2022 को, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल ने किसे कैपिटल नामित किया है? यूनेस्को 2022 में वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे नामित किया गया है? वर्ल्ड बुक कैपिटल का मतलब ये है कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ कैपिटल कौन सी यूनेस्को ने नामित की है? तो ए ऑप्शन है आपका ग्वाउलजारा, बी ऑप्शन है आपका मैड्रिड, सी ऑप्शन है तिब्लिसी, और डी ऑप्शन है क्रोनाकी। तो इसका क्या आंसर होगा? तो वर्ल्ड बुक और कैपिटल के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ग्वाउलजारा। और ये क्या है? ये मैक्सिको का एक शहर है। ये भी याद रखिए आप, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो यूनेस्को की वर्ल्ड बुक और कैपिटल के रूप में नामित किया गया है तो वो किस देश का शहर है? तो ये हो जाएगा मैक्सिको का शहर। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधबाड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, ये भी याद रखिए। तो ए ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है राजस्थान, और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? जो देश का पहला रेडियो स्टेशन है दूधबाड़ी, उसका उद्घाटन किया गया आपके गुजरात राज्य में। और किसने किया? वो किया आपके चक्रवर्ती सम्राट मोदी जी ने। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में बीड़ा पाड़ी मोहंती का निधन हो गया। वे कौन थी? जो बीड़ा पाड़ी मोहंती हैं वे कौन थी बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका लेखिका, बी ऑप्शन है सामाजिक कार्यकर्ता, सी ऑप्शन है आपका पत्रकार, और डी ऑप्शन है राजनीतिज्ञ। इसका सही आंसर बताना है आप सभी को। जो बीड़ा पाड़ी मोहंती हैं जिनका निधन हो गया, और इनका निधन कब हुआ? वो हुआ है आपका 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को। तो ये किस क्षेत्र के लिए जानी जाती थी? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो ये एक लेखिका थी। और ये किस भाषा की लेखिका थी? तो ये उड़िया भाषा की लेखिका थी। ये भी याद रखना है आपको, ये उड़िया भाषा की लेखिका थी। इनका हाल ही में 24 अप्रैल को निधन हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले देश के पहले नागरिक कौन बने हैं?
अभी हाल ही में लता मंगेशकर जी का भी निधन हो गया है, तो उन्हीं के नाम से ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की गई है। तो इसे पाने वाले प्रथम नागरिक कौन बने हैं? तो ए ऑप्शन है आपका नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, सी ऑप्शन है रामनाथ कोविंद और डी ऑप्शन है रतन टाटा। तो इसको जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, इसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली बार पुरस्कार दिया गया है, तो ये याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और याद कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिए। ये क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया? सांस जो अभियान है, जो सामाजिक जागरूकता के लिए चलाया गया, ये यहाँ से भी याद रखिए कि सांस अभियान, ये सीधा आपसे पूछ सकता है कि सांस अभियान किसके लिए चलाया गया? तो सामाजिक जागरूकता के लिए। तो किस राज्य सरकार ने ये चालू किया है? ए ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो जो सांस अभियान है ये आपकी कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 27 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर में क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई। यह किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका सिंधु नदी, बी ऑप्शन है झेलम नदी, सी ऑप्शन है रावी नदी और डी ऑप्शन है चिनाब नदी। अगर रावी नदी की बात करें तो इस पर क्या है? इस पर है थीन डैम, थीन डैम। और थीन डैम को ही क्या कहते हैं? रंजीत सागर डैम। अगर चिनाब नदी की बात करें तो इस पर 3 परियोजना है। एक है दुलहस्ती परियोजना, ये भी आपको याद रखनी है, दुलहस्ती परियोजना। एक है सलाल जल विद्युत परियोजना, सलाल जल विद्युत परियोजना। और एक परियोजना कौन सी है बताइए आप सभी? तो एक हो जाएगी आपकी बगलिहार जल विद्युत परियोजना, बगलिहार जल विद्युत परियोजना। और ये जो क्वार जल विद्युत परियोजना है ये भी आपकी चिनाब नदी पर ही शुरू की गई है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये जो दुलहस्ती, सलार और बगलिहार परियोजना है, इनसे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आपके आयोग द्वारा। और ये क्वार जल विद्युत परियोजना अभी हाल ही में चर्चा में रही थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? ए ऑप्शन है आपका सर डेविड एटनबरो को, बी ऑप्शन है सिंथिया रोजेनविक और सी ऑप्शन है आपका आर्देसिरा बीके दुब्रास, सी ऑप्शन है चारुदत्त मिश्रा। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार आपको बताना है। अगर मैं चारुदत्त मिश्रा की बात करूं तो इन्हें क्या मिला है? इन्हें मिला है विटली अवार्ड, विटली अवार्ड। ये भी याद रखिए कि इन्हें हाल ही में विटली अवार्ड दिया गया है। और सिंथिया रोजेनविक को क्या दिया गया है? इन्हें खाद्य पुरस्कार दिया गया है, खाद्य पुरस्कार, ये भी याद रखिए। और जो चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है वो दिया गया आपको सर डेविड एटनबरो को, ये याद रखिए आप, सर रिचर्ड डेविड एटनबरो को ये अवार्ड दिया गया है। तो आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा और आपके कितने प्रश्न सही हुए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक जो प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर करने के लिए, उसका भी आंसर ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं हम, आज तक के लिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले मॉडल पेपर के साथ और स्टैटिक जी की क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से करते रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, कुछ ही दिन शेष हैं। आपका एडमिट कार्ड आ चुका है और एक हफ्ते तक का ही लगभग समय बचा है कि इस एक हफ्ते में आपने जितनी भी पढ़ाई कर ली वही आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो पढ़ें जो एग्ज़ाम में आता है
और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको ऐसी तैयारी कराते हैं जो आपके एग्ज़ाम से सीधे रिलेटेड है। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।